Good morning students, myself Jaspal Singh, lecturer Civil Engineering Department, मेरचंद पॉलिटेक्निक कॉलेज जलंधर। आज हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट जो थर्ड सेमेस्टर का है उसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने जो स्टडी किया था उसमें हमने जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग देखी थी। रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, उसके बारे में हम डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग देखी थी और उसके पार्ट्स देखे थे कि बिल्डिंग में कौन कौन से पार्ट होते हैं। सब स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर है, सब स्ट्रक्चर में क्या चीज़ आती है, सुपर स्ट्रक्चर में क्या आती है। और हम जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उन्हीं पार्ट्स की डिटेल स्टडी होगी इनमें ज़्यादातर। और सबसे पहले हम जो अभी सेकंड चैप्टर में है उसमें सबसे पहले मेन जो होता है फाउंडेशन ही होती है हर चीज़ की। तो फाउंडेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि फाउंडेशन है क्या। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे फाउंडेशन की। द लोएस्ट आर्टिफिशियली बिल्ट पार्ट ऑफ ए स्ट्रक्चर which transmits the load of the structure to the supporting soil is called foundation। फाउंडेशन वैसे तो बेसिकली क्या है कि जो हमारा लोड आ रहा है बिल्डिंग का वो उसको वाइडर एरिया में ट्रांसमिट करता है, मेन चीज ये है, और एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके बाकी पर्पस है कुछ, वो हम थोड़ी स्टडी कर लेते हैं। पर्पस फाउंडेशन क्या है कि फर्स्ट है इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू द स्ट्रक्चर अगेंस्ट मैनी डिस्टर्बिंग फोर्सेस लाइक विंड, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। जो अर्थक्वेक जब आता है तो उस और विंड लोड कुछ भी पड़ता है, सिस्मिक फोर्स है, उससे बचाता है अगर हमारी फाउंडेशन बिल्ड है, अच्छे से बनी है, डिजाइन हुई है। और उसके बाद सेकंड है इट डिस्ट्रीब्यूट्स द ट्रांसमिट्स द लोड कमिंग ओवर द स्ट्रक्चर टू ए लार्जर एरिया ऑफ अंडरलेइंग सपोर्ट। डिस्ट्रीब्यूट करता है लार्जर एरिया में जो लोड आ रहा है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है इट रिड्यूस द चांसेस ऑफ एक्सेसिव सेटलमेंट्स एंड डिफरेंशियल सेटलमेंट्स ऑफ द स्ट्रक्चर। अगर हमने फाउंडेशन प्रॉपर डिजाइन की है बेयरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली, ठीक है, तो हमारी डिफरेंशियल सेटलमेंट का हमें डर नहीं होगा। जो एक्सेसिव सेटलमेंट, डिफरेंशियल सेटलमेंट क्या होती है, उसमें क्या है कि अगर फ्रंट पार्ट या कोई पार्ट उसका बिल्डिंग का अगर बैठ गया, ठीक है, उसमें क्या डर रहता है, अगर बैठ गया तो वो फेलियर हो जाती है बिल्डिंग, ठीक है। डिफरेंशियल सेटलमेंट है वो सबसे खतरनाक है। सेकंड है डिफरेंशियल सेटलमेंट, ज़्यादातर कुछ गलतियां ही होती हैं जब हम करते हैं। एक तो चलो बिल्डिंग का हमें लोड नहीं पता कितना है, वो चीज़ हो जाती है। और जब हम करते हैं फाउंडेशन करते हैं कंक्रीटिंग एक्स्ट्रा हम एक्सकवेशन कर लेते हैं जब, तो ज़्यादा खुदाई करने से एक्सकवेशन करने से बाद में उसमें फिलिंग कर देते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर कंक्रीट डालते हैं, वो भी एक फॉल्ट हो जाता है जिससे हमारी फाउंडेशन जो है बैठ सकती है। कंसोलिडेशन में फर्क हो जाता है, उसमें कंसोलिडेशन जो है और कॉम्पैक्शन, उसमें काफी फर्क आ जाता है। कॉम्पैक्शन करेंगे तो डिफरेंशियल सेटलमेंट के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द लोड इवनली ऑन द सब सॉयल। इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा सब सॉयल पे लोड। लास्ट इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग लेवल्ड बेड फॉर बिल्डिंग ऑपरेशन। एक बेड मिलेगा हमें, लेवल मिलेगा बिल्डिंग ऑपरेशन के लिए। सब स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर है, उसका एक फिक्स लेवल मिलेगा जिससे हम बिल्डिंग को नेक्स्ट डिजाइन कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाउंडेशन थंब रूल। तो थंब रूल है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सिविल इंजीनियर। अगर आपको कोई पूछ ही ले कि हमने डिजाइन करना है फाउंडेशन को, ठीक है, तो ये वॉल फुटिंग की बात कर रहा हूँ। वॉल फुटिंग में आपको पता होना चाहिए कि डेप्थ ऑफ फुटिंग हमने कितनी लेनी है, विड्थ कितनी रखनी है। वो चीज़ अगर आपको पता होगी तो थोड़ी सी आप कर सकते हो डिजाइनिंग।
थंब रूल आपको पता होने चाहिए। थंब रूल में फर्स्ट चीज है विड्थ ऑफ फाउंडेशन, ये जो विड्थ है, ठीक है। अब इसमें जो W2 इसमें जो लिखा है T+J है, T क्या है कि थिकनेस ऑफ वॉल है ये वाली, ठीक है, जो प्लिंथ के ऊपर वाली है, ठीक है, वो हमारी आ गई थिकनेस ऑफ वॉल है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है J, ये लास्ट में जो ऑफसेट है ये वाला कंक्रीट PCC के साथ जो फर्स्ट ब्रिक वर्क शुरू होता है वहां से, ये J है हमारा, ठीक है। T थिकनेस ऑफ द वॉल अबव प्लिंथ लेवल, ठीक है ना। J प्रोजेक्शन ऑफ कंक्रीट ब्लॉक ऑन ईच साइड ऑफ ब्रिक मेथड, ठीक है। वो चीज हम देखते हैं इस तरफ से कितनी है, इस तरफ से कितनी है, ठीक है। इसे हम ज्यादातर लेते हैं 150 mm लेते हैं इस साइड, यहाँ से भी 150 होती है, ये भी 150 होती है, ज्यादातर लेते हैं। तो उसके बाद सेकंड है विड्थ तो हमारी हो गई। उसके बाद हमारी है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, क्या है ये वाली जो ग्राउंड लेवल से, ये इसे हम कहते हैं डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। ग्राउंड लेवल से जो हमारी एग्जावेशन हम करते हैं ना, हमें पता होना चाहिए डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितनी लेनी है। उसमें वैसे तो जो इन्होंने दिया है D = H/100 + 300 mm। H क्या है, H हमें पता होना चाहिए कि इंटरनल हाइट ऑफ रूम, इंटरनल हाइट प्लिंथ से जो हम लेते हैं वो हाइट वो ली जाती है, कितनी होगी वो हम पुट करते हैं, ठीक है, वो होती है। लेकिन ज्यादातर हम क्या करते हैं सिर्फ 3 टाइम्स लेते हैं डेप्थ जो होती है, ठीक है। जैसे ये अगर 200 है, इसे हम लेंगे मल्टीप्लाई बाय 3, 600 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे कैसे डिजाइनिंग करनी है। अब थंब रूल जो है हमें क्या कहता है, थंब रूल के अकॉर्डिंगली ये जो एक चीज है, ये जो कंक्रीट है PCC, ये M10 हम लेते हैं, ठीक है। जो कंक्रीट ब्लॉक है ये वाला PCC, इसमें अब थिकनेस ऑफ वॉल जो है उसे अगर हम 200 लेते हैं, तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो है वो हमारी कितनी है, 600, ये वाली, ये अगर T जो है 200 है, ये हमारी आ गई 600, ठीक है। और डेप्थ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक जो है वो हमारा T आता है, ये यहाँ पे जो सेम है वो सेम ही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। वैसे जरूरी नहीं है, हम इसे कम भी ले लेते हैं, लेकिन थंब रूल के अकॉर्डिंगली हम टी ही लेते हैं, ठीक है। थोड़ा कम भी चलता है, ठीक है। इसमें 0.80 भी लेते हैं, कई बुक्स में 0.80 भी लिया हुआ है, थंब रूल में लिखा है, ठीक है। 0.80 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये जितनी है 200 है थिकनेस, इसे 0.80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितनी आएगी वो हमारी कंक्रीट ब्लॉक होगा। टाइप ऑफ फाउंडेशन, अब फाउंडेशन की टाइप कौन सी है, दो मेजर टाइप्स हैं फाउंडेशन, उसमें फर्दर टाइप्स कौन सी हैं, इसमें सबसे पहले है शैलो फाउंडेशन, शैलो एंड डीप। शैलो में क्या है कि द फाउंडेशन हैविंग देयर डेप्थ लेस देन दैट ऑफ देयर विड्थ आर कॉल्ड शैलो फाउंडेशन, इजी है, ठीक है। उसके बाद डीप फाउंडेशन है, द फाउंडेशन हैविंग देयर डेप्थ ग्रेटर देन देयर विड्थ आर नोन एज डीप फाउंडेशन। उसके बाद नेक्स्ट है टाइप ऑफ शैलो फाउंडेशन, वॉल फुटिंग है पहले, उसके बाद आइसोलेट फाउंडेशन आती है, ग्रिलेज फाउंडेशन है, राफ्ट फाउंडेशन है, कंबाइंड फाउंडेशन है, इन्वर्टेड आर्च फाउंडेशन है। सबसे पहले हम वॉल फाउंडेशन देखते हैं। जो हमने थंब रूल किया था वो वॉल फाउंडेशन का ही था। इन ब्रिक मेसनरी स्ट्रक्चर द footing provided below the wall is known as wall footing. It is also known as spread footing because of spread the load to a wider area below. इसमें क्या है कि ये जो ऑफसेट्स बने हैं, इससे क्या है कि ये लोड आ रहा है
ऑफसेट यहाँ पे है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, आगे ऑफसेट बना है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। नेक्स्ट जो पीसीसी है वहां पे वो नीचे ग्राउंड पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा जितना भी लोड है, ठीक है। यहाँ से ऐसे करके लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वाइडर एरिया में, ठीक है। ये कुछ वैसे तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, लेकिन इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। ये हमारी ब्रिक वॉल फुटिंग है और स्टोन वॉल फुटिंग है, शो की है। जैसे मैंने बताया था, जो जे हमने लिया था 150 लिखा था, यहाँ पे देखिए 150 लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी आइसोलेटेड फाउंडेशन। आइसोलेटेड आइसोलेटेड में ही आ जाता है कि सिंगल की बात कर रहे हैं। इसमें क्या है कि सिंगल कॉलम लेते हैं आइसोलेटेड फाउंडेशन में। द फाउंडेशन कंस्ट्रक्टेड बाय इंक्रीजिंग द एरिया बाय एट द बेस ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्प्रेड फाउंडेशन। ये देखिए, ये जो एरिया है, ठीक है, ये कॉलम आ रहा है, ये हमारी कंक्रीट है, ये जैसे ये हमारी M20 है, ये भी M20 है, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ, नीचे इसके हमारी पीसीसी आ जाएगी, उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, देन ग्राउंड पे लोड चला जाएगा, ठीक है। आइसोलेटेड इसके इसलिए है कि इसमें सिंगल कॉलम है, ठीक है, और लोड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। ये कुछ आइसोलेट फाउंडेशन की कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टेप दिए हैं, ये हमारी टेपर्ड है, ठीक है। ज्यादातर हम जो देखते हैं उसमें टेपर्ड ही यूज करते हैं। Combined foundation. Combined foundation, the footing which supports two or more columns in row is termed as combined footing. The combined footing can be rectangular and trapezoidal in shape. Combined में क्या है कि एक से ज़्यादा दो कॉलम आएगी। जैसे ये देखो, आइसोलेट में एक था, ये दो कॉलम है, ये रेक्टेंगल है और ये ट्रेपेजोइडल शेप है। यहाँ पे है एक कॉलम, यहाँ पे है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसमें रेक्टेंगल कंबाइंड फाउंडेशन की। ये देखिए, एक कॉलम ये है, एक ये कॉलम है, ठीक है, दो कॉलम है, इसलिए ये कंबाइंड फाउंडेशन है। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रिलेज फाउंडेशन। द फाउंडेशन विच कंसिस्ट ऑफ वन और टू tiers of wooden or rolled steel section with space filled up with concrete is known as grillage foundation. This type of construction avoids deep excavation and provides the necessary area at the base of the structure to reduce the intensity of pressure within the safe bearing capacity of the soil, ठीक है। इसमें हम क्या कहते हैं, वैसे तो वुडन भी होती है या स्टील होती है, ठीक है। स्टील सेक्शन होते हैं, उसे सब स्टील सेक्शन यूज करते हैं, ठीक है। टेयर्स उसको हम कंक्रीट से कर देते हैं, जो जैसे M20 कंक्रीट है, M25 है, फिल करते हैं। देन उसके बाद एक मैं आगे स्केच आपको दिखाऊंगा, प्रॉपर पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग होता है जिससे हम लोड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट कैसे आपको समझ लगेगी कि ग्रिलेज फाउंडेशन है क्या। और इसमें जो सेकंड पॉइंट इन्होंने लिखा है कि कंस्ट्रक्शन अवॉइड डीप एक्सकवेशन। इसमें डीप फाउंडेशन जैसे है वो अवॉइड करने के लिए हम ये यूज करते हैं। इससे हम जो हैवी लोड आ रहा है, पॉइंट लोड भी आ रहा है, उसे हम डाल सकते हैं ग्रिले फाउंडेशन से, इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जो हैवी लोडिंग होती है उसमें ज़्यादातर हम ग्रिले फाउंडेशन यूज करते हैं, पॉइंट लोड बढ़ रहा है ना उसमें। उसके बाद स्टेबिलिटी क्या है कि कहाँ पे स्टील ग्रिले फाउंडेशन आर यूजफुल फॉर structures like columns subjected to heavy concentrated loads and hence are employed for foundations of buildings such as factories, town halls, etc. इलेक्ट्रिक लाइन पे भी कई जगह जो हाई वोल्टेज
यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम टावर्स वगैरह भी लगाते हैं, वहाँ पे भी यूज़ करते हैं ये ग्रिले फाउंडेशन। जहाँ पे बेरिंग कैपेसिटी की भी प्रॉब्लम होती है, वो डीप एक्सकवेशन कर नहीं सकते, तो ग्रिले फाउंडेशन हम प्रेफर करते हैं। ये स्केच है ग्रिले फाउंडेशन का, ये स्टील सेक्शन है, ठीक है। उसके बाद ये इसमें जो स्टील सेक्शन है कॉम्बिनेशन को हमने क्या कर दिया, इसको कंक्रीट से फिल कर दिया है, ठीक है। ये सारा स्टील स्ट्रक्चर है, ये इससे आपको थोड़ा समझ लगेगा। ये कंक्रीट पहले आप पीसीसी जैसे क्रिएट करेंगे, उसके बाद आप ये देखिए स्टील बीम्स आप यूज करेंगे, ठीक है, टेयर्स। उसके बाद इसे फिल करके उसके बाद देन ये कॉलम के ऊपर लोडिंग, कॉलम से लोडिंग जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है। तो काफी हैवी स्ट्रक्चर जो होते हैं, वाइट लोड कॉन्सेंट्रेटेड लोड पड़ रहा है, वहां पे हम यूज करते हैं ये राफ्ट फाउंडेशन। ए raft or mat is a type of combined footing that covers the entire area of structures and supports all the columns. राफ्ट फाउंडेशन क्या है कि जो सारा एरिया है उस पे हम पीसीसी डाल देते हैं, उसके बाद पूरे पे हम इसमें हम क्या करते हैं, पूरा एरिया ही कवर कर लेते हैं, इसमें कोई गैप नहीं होता, ठीक है, इंटायर एरिया ही कवर होता है, ठीक है। इसे हम मैट फाउंडेशन भी कह देते हैं, जैसे मैट बिछाते हैं ना, पूरा कवर करता है, ऐसे ही ये पूरा कवर करेगा पूरी जो बिल्डिंग का एरिया है जहाँ पे हमने फाउंडेशन डालनी है। दिस टाइप ऑफ फुटिंग इज प्रोवाइडेड व्हेन allowable soil pressure is low or the structure loads are heavy. The use of spread footing will cover more than half of the building area. Then it is economical to use foundation. इसमें अब क्या है कि अगर आप इस बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप समझोगे कि जो एरिया है, जो हम क्या करते हैं, एक एरिया लेते हैं जहाँ पे फाउंडेशन डालनी है, उसमें अगर हम फाउंडेशन यूज कर रहे हैं, आइसोलेटेड फाउंडेशन यूज कर रहे हैं और हाफ एरिया से ज़्यादा एरिया कवर कर रही है, तो हम क्या करते हैं, हम राफ्ट फाउंडेशन ही यूज कर लेते हैं। और बेरिंग कैपेसिटी की भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, हम पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं, इकोनॉमिकल पड़ता है। अगर आइसोलेट डालेंगे तो उसमें वो शटरिंग वगैरह काफी टाइम लगेगा, ठीक है। और इसमें जो है अगर सब कुछ हम देखेंगे, ठीक है, मैट डाल के हम कर लेते हैं और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ये स्केच है राफ्ट फाउंडेशन का, ये देखो पूरा एरिया को कवर किया है, ये तो ब्रेक लाइन शो की है, ठीक है। पूरा एरिया कवर करके उसमें हमने क्या किया है, ये कॉलम्स डाले हैं, ठीक है, पूरा एरिया कवर किया हुआ है। इन्वर्टेड आर्च फाउंडेशन। Series of inverted arch may be provided along the row of piers or across the row of piers. It may be used in structures like bridges, reservoirs, sports for drainage line. Inverted arch फाउंडेशन जो है ज़्यादातर ब्रिजेस में यूज करते हैं, ये जो है जहाँ कोई वाटर स्ट्रक्चर है यहाँ पे, वहाँ पे ये चीज़ यूज की जाती है। और ये आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, जैसे ये क्या है, इसमें हमने जैसे आर्च है, इसे कहते हैं आर्च कहते हैं, ठीक है, ये वाला पोर्शन इसे हम आर्च कहते हैं। इन्वर्टेड आर्च इसलिए कि इसको उल्टा किया हुआ है, ठीक है, इसलिए इसे इन्वर्टेड आर्च कहते हैं, ठीक है। फाउंडेशन में हम करते हैं, जैसे ये लोड आ रहा है, ठीक है, पेयर्स का, हम अगर ब्रिजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, वहां से लोड आ रहा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे लोड डलेगा और यहाँ से शिफ्ट होगा इस साइड पे, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ये सारा फाउंडेशन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये आर्च सिस्टम से यहाँ से,
सारे का सारा डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसे हम कहते हैं इन्वर्टेड आर्च फाउंडेशन। ठीक है, जो अबटमेंट ऑफ पेयर्स हैं, जो एंड स्पोर्ट्स होती हैं उसे हम कहते हैं अबटमेंट कहते हैं, ये इंटरमीडिएट स्पोर्ट है उसे पेयर्स कहते हैं। ठीक है, आप अभी ये समझ लो जैसे कॉलम पे लोड पड़ता है वैसे ये लोड पड़ रहा है पेयर्स का, वो जो आर्च जो बनी है इससे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है फाउंडेशन पे। ठीक है, ये एक और स्ट्रक्चर है जिससे हम शो किया है, ये आर्च बनी हुई है, ये लोड पड़ रहा है, यहाँ पे लोड पड़ रहा है, ये सारा लोड डिस्ट्रीब्यूट हो गया यहाँ पे, ये यहाँ पे होगा। देन उसके बाद ये सारे का सारा नीचे जो बेस है उस पे जाएगा।